देखिए सीआरपीसी आपका चल रही थी, अब सीआरपीसी में भाई थोड़ा गति पकड़ा जाए, क्योंकि जो आपका कठिन कठिन इधर धाराएं थी लगभग अब समाप्त हो गई हैं। और आपका सीआरपीसी में अब थोड़ा गति पकड़वाना है इसको। देखिए सीआरपीसी में आपका 173 चल रही थी, और 173 में आपका पहला खंड बताया गया था कि जब अन्वेषण पूरा हो जाए, अन्वेषण कितने समय में पूरा किया जाए अपराध का, तो बिना विलंब के किया जाए, यानी कि स्पीडी ट्रायल कहिए, आपका दिया है। फिर 173(1)(a बताता था कि अगर शिशु के साथ दुराचार का मामला है, जो पिछली बार जेल में आया भी था, तब अन्वेषण कितने दिनों के अंदर किया जाना बाध्यकारी है, तो सूचना प्राप्ति के कितने समय के अंदर, 2 माह। और ये कब संशोधन करके 2 माह आया, ये पूछ सकता है। 2018 में। ये संशोधन कब से लागू हुआ, तो आपका 21 अप्रैल 2018। इधर बैठे हो, इधर आ जाइए। उधर पीछे नहीं जगह है, इधर इधर आके बैठिए, इधर। हाँ बैठिए इस पे भाई। देखिए आपका ये बताया गया था, इसके बाद 173(2) हम बताए थे। पुलिस रिपोर्ट, इसके लिए परिभाषा से शुरू करिएगा। पुलिस रिपोर्ट की धारा में परिभाषित है 2R। पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि सीआरपीसी की धारा 173 के क्लास 2 के तहत मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। या तो आपका पुलिस ये लिख कर भेजे कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो इसको हम चार्जशीट या चालानी शीट कहते हैं। या पुलिस ये लिख कर भेजे पुलिस रिपोर्ट में कि साक्ष्य अपर्याप्त हैं, इसको हम एफआर या फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट कहते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट के प्रकार याद रखना है। इसके बाद आपका सुबह हमने पढ़ाया था पुलिस फार्म संख्या। अगर चार्जशीट भेजी जाती हैं, तो कौन सा फार्म संख्या है, 339। और एफआर भेजी जाती है तो 340। तो 5 फिर फार्म नंबर याद रखिए एक बार। एफआईआर का पुलिस फार्म संख्या कितना है, 341। एनसीआर का कितना है, 347। सीडी या के डायरी का कितना है, 342। और आपका चार्जशीट का कितना है, 339। और एफआर का कितना है, 340। ये याद रखिए। जो ये पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती हैं, ये वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से भेजी जाती हैं। और वह वरिष्ठ अधिकारी आपका जो यूपी में है, सीआई या सर्किल ऑप्स इंस्पेक्टर या सीओ भी कहते हैं, जो डीवाईएसपी के रैंक के होते हैं। अब क्या क्या लेकर पुलिस भेजेगी, अब थोड़ा आगे इसी से बढ़ा जाए, यानी कि जो कंसेप्ट हमने कल बताया था, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए आपका भाई। 2R में पुलिस रिपोर्ट परिभाषित हैं। ये भेजी जाती हैं 173(2) में, चाहे चार्जशीट हो या अंतिम रिपोर्ट हो, दोनों कहाँ भेजी जाती है, 173(2) के तहत दोनों क्या मानी जाएगी, पुलिस रिपोर्ट। अगर पुलिस आपका क्लोजर रिपोर्ट भेजती है, एफआर भेजती है, अर्थात लिखकर भेजी कि साक्ष्य पर्याप्त है, तो पुलिस क्या करेगी, ये प्रावधान की धारा में बताया गया 169। और अगर पुलिस लिखकर भेजती है कि साक्ष्य पर्याप्त है, तब पुलिस क्या करेगी, ये किस धारा में है, 170। अब अगर इसी से आगे बढ़िए, अगर पुलिस पुलिस रिपोर्ट में एफआर लगाकर भेजती है, तो अगर अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में था, तो अभियुक्त से बंध पत्र भरवा के और थाने से ही क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा।
और जो पुलिस रिपोर्ट है, जो एफआर है या अंतिम रिपोर्ट है, साक्ष्य अपर्याप्त होने की रिपोर्ट है, वह मजिस्ट्रेट को भेज दी गई। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, यानी कि जब एफआर आपका भेज दिया गया मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ये 169 से गवर्न नहीं होगा, ये आपका गवर्न होगा 173 से। और 173 का आपका जो खंड पढ़ना है आपका 4 पढ़ना है। यानी कि फिर एक बार कोरिलेट करिए आपका। और यहीं आपका एक समस्या आती है, अगर पुलिस ने ये लिख कर भेजा है कि साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ अपर्याप्त पाया गया, माने क्लोजर रिपोर्ट, डंप करने की रिपोर्ट, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं इसके बाद, तो इसका प्रावधान 173 के किस क्लाज में है, 4 में। अब 4 क्लास देखिए, अब तब आपका जो खंड 4 है तुरंत इसको पढ़ना पड़ता है। वैसे आपका खंड 3 हम पढ़ा देते हैं, क्रम से चला जाए, लेकिन इसके साथ आपका कौन सा खंड पढ़ेंगे, 4। और लेकिन 3 देखिए, जहां धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, वह जो पुलिस रिपोर्ट होगी वह किसके माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी, तो ऐसे आपका पुलिस अधिकारी के माध्यम से। और ऐसा पुलिस अधिकारी थाने के भार साधक अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि अभी रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी, आप और आगे क्या करिए, अन्वेषण। तो 158 धारा को रेट करिए तो बताया, पूछा भी गया है। देखिए आपका जब एफआईआर दर्ज होता है तो एक प्रारंभिक रिपोर्ट पुलिस भेजती है, उसे पुलिस रिपोर्ट न कहिएगा, वह तात्कालिक रिपोर्ट होती है, घटना की रिपोर्ट होती है, तांत्रिक रिपोर्ट होती है, प्रारंभिक रिपोर्ट होती है, वह भेजी जाती है एफआईआर के तुरंत बाद। एफआईआर की कॉपी और पुलिस अन्वेषण कर रही है कि नहीं लिख पढ़कर भेजती है, वह पुलिस रिपोर्ट नहीं है। अब ये है कि 157 वाली रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी, बताया गया था मेथड की धारा में है 158। तो अगर राज्य सरकार ने कोई वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है तो किसके माध्यम से, पूछा गया है वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से वह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारी कौन है जिसके माध्यम से वह रिपोर्ट भेजी जाती है, आपका पढ़ाया भी गया था, सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर, या सीओ भी कहते हैं, सर्किल ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट न भेजकर थानेदार से ये कहे कि अभी ये रिपोर्ट नहीं जाएगी, आप और बयान लीजिए और लोगों का क्या लीजिए, एविडेंस। तो कौन कह सकता है कि आप और साक्ष्य लीजिए तब भेजी जाएगी, सीओ। ये कौन सा खंड में दिया गया है, 173 के किस खंड में, आपका 3 में। अब 173 का खंड 4 आइए, 4 को आप कहाँ से कोरिलेट करेंगे, 169। इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल रहे हैं आपका। देखिए फिर एक बार भाई आगे देखिए, आपका कोरिलेट किया जाए। पुलिस ने 173 के क्लास 2 के तहत आपका पुलिस रिपोर्ट भेजी। अब पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने, एक सेकंड भाई मारकर,
हेलो। देखिए आपका 173(2) में पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भेजी। पहला अगला क्वेश्चन ये आया कि जब 173(2) में पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भेजी और ये भेजी है कि साक्ष्य अपर्याप्त मिला है, तो पुलिस क्या करेगी? ये कहाँ दिया गया है? 169 क्या करेगी? तो अभियुक्त अगर पुलिस की कस्टडी में है तो बंध पत्र भरवा ले, प्रतिभूत सहित या रहित, माने जमानतदार सहित या रहित, और अभियुक्त से गारंटी ले कि जब जब मजिस्ट्रेट बुलाएंगे तब तक तुम क्या होना, कोर्ट में हाजिर। जब एफआर पहुंच गया आपका मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? ये बातें कहाँ बताई गई है? 173 के किस क्लाज में? 4। अब देखिए क्या क्या पावर है मजिस्ट्रेट को भाई। पहला पावर है कि एफआर को क्या कर ले? स्वीकार। तो जब स्वीकार कर लिया गया तो मामला क्या हो गया? वहीं रुक गया। दूसरा पावर है कि एफआर के बावजूद भी उस अपराध पर आगे कार्यवाही कर ले, यानी कि क्या ले ले? कांग्निजेंस। यानी कि इसका मतलब कि अगर पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य अपर्याप्त है, मजिस्ट्रेट ने पूरा केस डायरी पढ़ा, आपका जितने दस्तावेज पेश किए गए थे वे पढ़ा, और मजिस्ट्रेट को लगा कि पुलिस ने निष्कर्ष ही गलत निकाला है और साक्ष्य तो पर्याप्त दिख रहा है, तो मजिस्ट्रेट क्या संज्ञान लेकर आगे कार्यवाही बढ़ा सकता है कि नहीं? बढ़ा सकता है, क्योंकि संज्ञान आपका चार्जशीट या एफआर पर नहीं बल्कि पुलिस रिपोर्ट पर लिया जाता है। ये भी आगे बताया जाएगा। चार्जशीट पर लिया जाता है कि अंतिम रिपोर्ट पर, कि पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान? पुलिस रिपोर्ट पर। तो क्या एफआर पर संज्ञान मजिस्ट्रेट ले सकता है कि नहीं ले सकता है? अगर उसे लगता है कि पुलिस ने निष्कर्ष निकालने में क्या की है, गलती, और उसको साक्ष्य वहां दिखाई देता है। आरूसी मर्डर के सबसे अच्छा उदाहरण है जो काफी प्रसिद्ध भी रहा। वो भले अंत में अभी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपील की है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे अच्छा था। सीबीआई ने एफआर लगाया कि साक्ष्य नहीं मिला, फिर भी मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया। तीसरा आपका ये पहलू है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि साक्ष्य पर्याप्त है और संज्ञान लिया जाना चाहिए, तो जो पुलिस ने बांड भरवाया था वह बांड अब मजिस्ट्रेट क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे और अभियुक्त को तलब करेंगे कि आओ, तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य हैं, और भले पुलिस ने एफआर लगाया हो, कार्यवाही होगी। अगला आपका, जो व्यक्ति परिवाद किया था या जो व्यक्ति आपका एफआईआर किया था, इस एफआईआर का विरोध कर सकता है और कह सकता है कि हजूर पुलिस ने अन्वेषण अच्छे ढंग से नहीं किया, पुलिस ने लापरवाही बरती, साक्ष्य होते हुए भी साक्ष्य को एकत्रित नहीं किया, और एफआईआर को चैलेंज किया जाता है। और चैलेंज किया जाता है उसको कहा जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन। याद रखिए, प्रोटेस्ट पिटीशन का मतलब अभ्यापति आवेदन, यानी कि किसका विरोध किया जाता है? एफआर का, साक्ष्य अपर्याप्त होने का। तो कौन कर सकता है? जो एफआईआर किया है या परिवाद किया है। एक उदाहरण मान लीजिए, 4 लोगों का एफआईआर में नाम था, एक लोगों के खिलाफ पुलिस ने लिखा 169 के साक्ष्य पर्याप्त हैं और 3 लोगों के खिलाफ पर्याप्त है। तो जो एफआईआर किया है इसको चैलेंज कर सकता है कि हजूर इनके भी खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है और पुलिस ने लापरवाही बरती साक्ष्य एकत्र करने में, अतः इनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुलिस को अतिरिक्त अन्वेषण का क्या दिया जाए? आदेश। तो आपका ये और इसे कहा क्या जाता है? प्रोटेस्ट पिटीशन। तो मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकते हैं ये बताया गया। आगे देखिए भाई आपका, अब खंड 4 बैरेट की भाषा देखिए।
जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है, यानी कि 169 के तहत पुलिस ने क्या किया है, बांड भरवा कर छोड़ दिया है, तब मजिस्ट्रेट उस बंद पत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे, तो बंद पत्र का उन्मोचन कर देगा, या ऐसा आदेश जैसा ठीक समझे, यानी कि आपका अगर एफआर को स्वीकार कर लिया तो बॉन्ड को कैंसिल कर देगा और कहेगा कि अभियुक्त अब क्या करो, जाओ। लेकिन दूसरा अन्यथा जो शब्द है, अन्यथा का मतलब ये हुआ कि अगर एफआर के बावजूद भी उसे क्या लगता है कि साक्ष्य है, तो बंद पत्र रद्द नहीं होगा और अभियुक्त को क्या किया जाएगा, कोर्ट में तलब। और एफआर के विरुद्ध आपका जो शिकायत करता था क्या डाल सकता है, प्रोटेस्ट पिटीशन। यह एफआर क्या है, गलत है कि सही है, गलत है, तो प्रोटेस्ट पिटीशन भी याद रखिए। आइए खंड 5 देखा जाए। खंड 5 ये कहता है, फिर एक बार क्रम बनाइए। 2R में पुलिस रिपोर्ट 173(2) में भेजी गई। अगर पुलिस ये लिख कर भेजती है कि साक्ष्य पर्याप्त है तो 170 की पुलिस ने कार्यवाही की। और जब ये पुलिस लिख कर भेजती है कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो ऐसी दशा में आपका और कौन कौन से दस्तावेज मजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे चार्जशीट के साथ, और वो कहाँ बताया गया है, खंड 5 में। एफआर के लिए कहाँ था, 4, और चार्जशीट में कौन लागू होगी, 5। देखिए, वे सब दस्तावेज या उसके सुसंगत उदाहरण जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है, और उन सब व्यक्तियों के नाम जिनकी परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, जिनका बयान किस धारा के तहत पुलिस ने लेकर दर्ज किया था, 161। तो फिर बताइए, कल बताया गया 161 का बयान केस डायरी में या सीडी में दर्ज किया जाएगा कि नहीं। 172 में क्या बताया गया था, दर्ज होगा कि नहीं होगा। अब आइए खंड 6। आपका यहाँ आपका गवाहों का नाम आपका गुप्त रखा जाए, तो यहाँ आपका यह है कि अगर पुलिस को लगता है कि कोई बात या किसी गवाह का नाम अभियुक्त को न बताया जाए क्योंकि इससे लोक हित को नुकसान हो सकता है या गवाह के जीवन पर क्या हो सकता है, खतरा, तो कोड वर्ड में लिखा जाएगा गवाह नंबर एक्स, गवाह नंबर वाई, और नाम ओपन कब होगा, जब गवाह को क्या करेगा, न्यायालय कोर्ट में तलब। तो क्या गवाहों का नाम गुप्त रखा जा सकता है कि नहीं। न्यायालय से मांग की जा सकती है कि हजूर ये नाम है, कूट रचना में हमने लिखा है, आप अभियुक्त को न बताइए, क्योंकि अभियुक्त शक्तिशाली हैं, जैसे ही पहले जान लेगा कि ये गवाह है तो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, पहले किसको ठोकर ऊपर पहुंचा देगा, गवाह को, उसके बाद और सोचेगा। तो गवाहों का नाम या कुछ बातें गुप्त रखी जा सकती हैं, किस खंड में, 6। 7 आपका है, माने अभियुक्त को आपका देना प्रतिलिपियां इत्यादि। खंड 8 महत्वपूर्ण है। खंड 8 में इसलिए थोड़ा बहुत खंड 8 को देखिए भाई, आपका हल्का सा आपका लास्ट ही चल रहा है, थोड़ा बहुत शार्ट किया गया है भाई, शार्ट कट में किया गया है क्योंकि एग्जाम का भी समय है, तो बहुत हल्का सा आपका शार्ट कट में किया गया है। फिर एक बार देखिए भाई, 167 में आइए। अगर किसी अपराध में दंड 10 वर्ष से कम है तो बताइए कितने दिनों में अन्वेषण पूरा कर लेना चाहिए, यानी कि पुलिस रिपोर्ट कितने दिनों में भेज दिया जाए, 173(2) में 60 दिन। और किसी अपराध में दंड 10 साल या 10 साल से ऊपर है तो कितना दिन, 90। फिर बताइए, अगर इतने समय में अन्वेषण अधिकारी 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं भेजता
तो इसका क्या प्रभाव होगा, यानी कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, यानी कि अभियुक्त अगर जेल में है तो क्या, अभियुक्त अगर जेल में है तो आपका ये बताया गया था कि डिफॉल्ट बेल यानी कि व्यतिक्रम के कारण क्या मिल जाएगी अभियुक्त को, जमानत साधिकार, चाहे मर्डर का ही मामला क्यों ना, ये बात याद रखिए। अब इसको रोकने के लिए पुलिस के पास भी एक उपाय है, और देखिए क्या उपाय है कि जितना अन्वेषण हुआ है 173(2) में क्या भेज दे रिपोर्ट कि हाँ कुछ साक्ष्य मिले हैं, और आपका और आगे अन्वेषण करता रहे। इसके फायदा ये होगा कि जैसे 173(2) के तहत रिपोर्ट पहुंच गई, 90 या 60 दिन के अंदर अब डिफॉल्ट बेल नहीं मिल पाएगी, और पुलिस को पावर है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता रहे, अतिरिक्त अन्वेषण करते रहे, और जैसे जैसे एविडेंस मिलता जाए मजिस्ट्रेट को क्या करते रहे, भेजती रहे। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अतिरिक्त अन्वेषण करने पर जो साक्ष्य मिलता है वह किस धारा के तहत भेजा जाता है, 173 के किस खंड में, 8 में, और ये माना जाएगा कि यह जो अतिरिक्त साक्ष्य भेजा जा रहा है ये किस धारा के तहत भेजा गया माना जाएगा, 173(2) के तहत, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट तो 173(8) नहीं मानती। कौन मानती है, 173 का कौन सा खंड दो, यानी कि भेजा जाएगा 8 में, और माना किस में जाएगा कि भेजा गया है 173(2)। ये क्यों किया जाता है, ताकि डिफॉल्ट बेल मिल जाए कि न मिले, न मिले। उपाय है पुलिस के पास। अब देखिए बैरक की भाषा, तब आगे भाई बढ़ा जाए। इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दिए जाने के बाद आगे और अन्वेषण को प्रवृत्त करने वाली नहीं समझी जाएगी, यानी कि बार या रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब सीधा ये हुआ, 173(2) में अगर पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भेज दी है तो क्या आगे अन्वेषण जारी रख सकती हैं कि नहीं रख सकती हैं, क्या रोक देगा अन्वेषण, नहीं। तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले, वहां वह साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट, यानी कि फर्दर पुलिस रिपोर्ट भेजी जाएगी, मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, और ऐसे मामलों में खंड 2 से लेकर 6 तक के उपबंध लागू होंगे, और ये माना जाएगा कि ये रिपोर्ट किस उपखंड के तहत भेजी गई है। जो अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट भेजी गई है खंड 2 के तहत। स्पष्ट निचले लाइन लिखता है कि खंड 8 के तहत तो है प्रावधान, लेकिन माना किस क्लाज में जाएगा, खंड 2, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट आपका हमने बताया 2R में परिभाषित है, और किस धारा के तहत भेजी गई रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहेंगे, केवल 173(2)। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या न्यायालय की इजाजत से भेजी जाएगी कि इजाजत के बिना। वैसे इजाजत के बिना भी न्यायालय के भेजी जा सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इजाजत ले ली जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन बिना इजाजत के भी पुलिस क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज सकती हैं। इस प्रकार पुलिस का काम तमाम हुआ। आपका अगला अध्याय देखा जाए, 1-2 धाराएं आपका 1-2 दिन में बताई जाएंगी भाई। आपका ये मृत्यु की समीक्षा बताई जाएगी, क्योंकि इसे आपका ये रेगुलेशन से अभी जोड़कर हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसको आपका 174, 175, 176 को चूंकि को रिलेट करके थोड़ा हम चाह रहे हैं बताना, और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से, तो ऐसी दशा में
आपका कल या परसों बताया जाएगा। अगला चैप्टर आइए, अध्याय 13। अब पुलिस का काम तमाम हुआ, अब न्यायालय का काम शुरू होगा। आपका ये भी याद रखिएगा। अध्याय 13 देखिए, पिछली बार बिहार एपीओ जो भी कारण हो 5 क्वेश्चन इससे बना डाला, यानी कि लगा कि यही पूरा सीआरपीसी है। 5 क्वेश्चन एपीओ ने बनाया। वैसे एक या दो क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, कम से कम एक तो बनेगा ही। और अधिकतम कितना बन सकता है? दो। भाई पूरी धारा तो इधर नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 7-8 धारा तो आपको पढ़ना ही होगा। देखिए आपका जांच और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता। तो पहले तो आप इंक्वायरी समझिए, इसके बाद ट्रायल समझिए, इसके बाद जुडिक्शन समझिए। अर्थात अध्याय 13 जो 177 से लेकर 189 तक रहेगा, ये बताता है कि किस स्थान के न्यायालय में किसी अभियुक्त के विरुद्ध जांच या विचारण किया जाएगा। यानी कि उस स्थान के कोर्ट को बताया जाएगा जिस स्थान के कोर्ट द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध क्या किया जाएगा न्यायालय द्वारा, इंक्वायरी, और क्या किया जाएगा, ट्रायल। सेम मामला आप सिविल मामलों में देख सकते हैं। सीपीसी में भी सेम मामला है और सीपीसी की धारा 15 से लेकर 25 तक में वाद दायर करने का स्थान ही बताया गया है। यानी कि किस स्थान या किस प्लेस के कोर्ट में आप सिविल मुकदमा दायर करेंगे, ये स्थान कानून ने निर्धारित किया है। सिविल मामला है तो कहाँ से कहाँ तक सीपीसी की धारा 15 से लेकर कहाँ तक, हेडिंग ही है प्लेस ऑफ सुइंग, यानी कि वाद का क्या स्थान। और यहाँ चूंकि वाद होता नहीं, या तो मुकदमा यहाँ भी होता है क्रिमिनल मुकदमा, इंक्वायरी या ट्रायल किया जाएगा, तो क्रिमिनल मामलों में आप अभियोजन चलाने का स्थान कौन होगा, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा किस प्लेस के कोर्ट में चलेगा, प्रयागराज में चलेगा कि बनारस में चलेगा कि दिल्ली में चलेगा, कहाँ चलेगा, ये बातें कहाँ से कहाँ तक निर्धारित होंगी अध्याय 13 से। और किस धारा से किस धारा तक में, 177 से लेकर कहाँ तक, 189। तो बिहार का पहला मॉडल आइए, जनरल रूल देखा जाए, सामान्य नियम 177 बिहार में ये क्वेश्चन बना था। जनरल रूल या सामान्य नियम या मामूली तौर पर, देखिए बिहार एक और शब्द लिखा था, एक तो लीगल भाषा में मामूली तौर पर भी कहा जाता है या सामान्यतः कहा जाता है, साधारणतया कहा जाता है, जनरली भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरीली भी कह सकते हैं, या मामूली तौर पर। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, जब भी हम कहीं भी शब्द बोलें कि सामान्यतः ये नियम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक्सेप्शन है। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि सामान्यतः किसी अपराध के बारे में जांच और विचारण, इंक्वायरी और ट्रायल किस स्थान के कोर्ट द्वारा किया जाएगा, तो जहां अपराध किया गया। तो प्रयागराज में अपराध किया गया तो किस जिले के न्यायालय को अधिकारता होगी, प्रयागराज। बॉम्बे में किया गया तो बॉम्बे, बनारस में किया गया तो, ये कैसा नियम है, सामान्य नियम। इसका मतलब कि इसका अपवाद है। अब यही है, पूछा गया था कि ये विधि का एब्सोल्यूट रूल है कि इसका अपवाद भी है। तो ये जो नियम है अपवादों के साथ हैं कि बिना अपवाद के हैं, यानी कि जब तक मामला अपवाद में न आ जाए तब तक आपका जनरल रूल यही है कि अपराध की जांच और विचारण कहाँ किया जाएगा, जहां ऑफेंस किया गया।
ये आपका बिहार में पूछा और बिहार में 4 ऑप्शन दिया। जितना भी घुमाए एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए आगे कि जितना भी घुमा दे, ये मान कर चलिए कि अगर ये लिखा है कि ये नियम अपवादों के अधीन है तो आप वहीं मार कर आइए, क्योंकि जनरल रूल किस सेक्शन में दिया गया है, 177, और इसके अपवाद कहाँ से शुरू हो जाएंगे, 178। यानी कि जब तक कि 178 से लेकर 189 तक में अगर मामला सेट हो जाता है तो एक जिले में अपराध किया गया और दूसरे जिले में मुकदमा चल सकता है। और नहीं सेट होता तो जनरल रूल है ही कि जिस स्थान के कोर्ट, जिस स्थान पर अपराध हुआ उस जिले के कोर्ट को ही क्या होगी, अधिकारता। भाई याद रखिएगा। अब आइए डायरेक्ट शुरू कर दिया जाए। डायरेक्ट आपका देखिए, आपका सामान्य नियम धारा 177 जांच और विचारण का मामूली स्थान। तो अभी हमने बताया, चाहे सामान्य दे चाहे मामूली दे, जनरल दे, इसका मतलब कि इसका क्या है, अपवाद। और यही आपका इतना घुमा दिया था बिहार कि कई लोग घूम गए। घूमना नहीं है, आपका शब्द चेंज करे तो कॉन्सेप्ट पर जाइएगा। देखिए, प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पे, ये जो शब्द मामूली तौर पे है यही बताता है कि ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है धारा, इसका अपवाद है। अपवाद की धारा से शुरू हो जाएगा अगली धारा से, जहाँ की अपराध एक जगह होगा और विचारण कहाँ हो सकता है, दूसरी जगह। लेकिन जब तक अपवादों में मामला न आए ये सामान्य नियम क्या होगा, चलता रहेगा। इसको 300 पर जोड़िए तो अगर आपका आईपीसी अभी पढ़े फिर उसको कोरिलेट करिए। अगर 299 में आपराधिक मानव वध परिभाषित है और किसी व्यक्ति ने ये सिद्ध कर दिया 300 के जो आवश्यक तत्व हैं उसमें किसी न किसी में मामला सेट कर दिया तो ये मर्डर माना जाएगा। तो सामान्य नियम हो गया कि ये मर्डर किया। लेकिन मर्डर से बाहर कब निकल जाएगा, तो जैसे ही अभियुक्त अपना मामला कहाँ सेट कर दे, 5 में से किसी एक अपवाद में। उसी प्रकार 177 हमेशा जनरल रूल है कि जांच विचारण किस कोर्ट द्वारा होगा, तो जिसकी एरिया में क्या किया गया है, जिस जिले में अपराध, मामूली तौर पर जब तक कि मामला कहाँ न आ जाए, अपवाद में। तो अपवाद कहाँ से शुरू होते हैं, आपका 178 से अपराध एक जगह होगा और विचारण कहाँ होगा, दूसरी जगह। अब 178 देखिए, जांच या विचारण का स्थान। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया। तो अनिश्चितता पहले दिखाइए। तो आपका भाई देखिए अनिश्चितता अब 178 से शुरू हो गया आपका अपवाद। अभी आपका पहला खंड देखा जाए, बनारस में अपराध किया गया कि प्रयागराज में, इस बात ये बात निश्चित है कि अनिश्चित, अनिश्चित क्लियर है नहीं है, बताइए। जब अनिश्चित है तो अब कहाँ जांच विचारण किया जाए, तो जहाँ जहाँ अनिश्चितता है सभी न्यायालयों को जांच और विचारण की क्या मिल जाएगी, अधिकार। चाहे बनारस के न्यायालय द्वारा किया जाए या किसके, प्रयागराज। दोनों शुरू कर दिए तो भाई एक अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलेगा कि एक बार, तो आगे बताया जाएगा। अभी थोड़ा मैंने आपका कह सकते हैं कि सतर्क रहिए। बनारसों के न्यायालय में शुरू हो गया मुकदमा और कहाँ शुरू हो गया, प्रयागराज, क्योंकि दोनों को अधिकारता मिल गई। पहले सब देखा जाए, अभी तो आगे देखिए। जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है, तो अब आप लोग बताइए, कोई तो अपराध बताइए जहां अपराध का एक हिस्सा एक जिले में और दूसरा हिस्सा दूसरे जिले में किया गया हो। तो आपका एक्सटार्सन देखा जाए, एक उदाहरण देखा जाए, आपका उद्यापन।
बनारस में आपका बनारस जिले में एक को धमकी दी गई और पैसा कहा गया कि प्रयागराज में तुम्हारे घर वाले आकर क्या करें दे। तो अंशतः कहाँ अपराध हुआ? बनारस। और पैसा कहाँ हैंड ओवर हुआ? प्रयागराज। तो अब एक इस एक्सटॉर्शन या उद्यापन के अपराध की जांच विचारण कहाँ चलेगी? तो जहां जहां अंशतः हुआ है, यानी कि बनारस के भी कोर्ट को पावर मिल जाएगा, अधिकारता। और कहाँ के? प्रयागराज। समझते रहिए उदाहरण एक एक करके। तीसरा देखिए, जहां अपराध चालू रहने वाला है, तो जहां जहां चालू रहा है वहां वहां सभी न्यायालयों को क्या होगी? तो यही एक क्वेश्चन और बनता है, कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो कंटिन्यू ऑफेंस हैं, अनवरत अपराध हैं, लगातार चालू रहने वाले अपराध हैं, यानी कि चलने वाले अपराध हैं। तो आपका पूछा जाता है कौन कौन से अपराध हैं। एक तो आपका क्रूएल्टी, क्रूरता, अवैध पासपोर्ट से यात्रा करना, अवैध ड्राइविंग लाइसेंस से पूरा जिला क्या करना, पूरा देश घुमाना। और डीएल आपका क्या था? अवैध था। इसके बाद आपका हम्म, हाँ, एक पूछा जाता है अपहरण व्यापहरण में। तो ये किडनैपिंग नहीं है भाई, एबडक्शन है। अपहरण लगातार चलने वाला क्या है? अपराध। और भी अपराध हो सकते हैं, बाइगेमी। हाँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी भाई, आपराधिक षड्यंत्र, ये भी चलने वाला अपराध है जहां जहां षड्यंत्र रचा गया। फिर एक बार देखिए, अगर कोई अपराध अनवरत अपराध है, तो जहां जहां वह अपराध चला है वहां वहां उसका क्या हो सकता है? विचारण। जैसे कि षड्यंत्र ही देखा जाए, ए बनारस में था, बी आपका इलाहाबाद में था, फोन से साजिश रची गई कि चलो दिल्ली को बम विस्फोट करके क्या किया जाएगा? उड़ा दिया जाएगा। तो बताइए, आपका ये चलने वाला अपराध था, कुछ अंश आपका बनारस में और कुछ अंश कहाँ था? प्रयागराज। तो इन दोनों के खिलाफ कहाँ मुकदमा चल सकता है? या तो प्रयागराज, या कहाँ चल सकता है? बनारस। सटीक उदाहरण नहीं मिला, कल अगर मिलता है तो फिर हम बताएंगे, क्योंकि अनवरत अपराध फिर एक बार बताया जाएगा। भाई अगला देखिए, जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बना है। इसको यहीं रोका जाए भाई, क्योंकि आपका उदाहरण सटीक सटीक नहीं आ रहे हैं। तो जबरदस्ती न चलाया जाए, क्योंकि कल आपका पूरा चैप्टर भाई कल पढ़कर आइए। अब टारगेट उठा जाएगा, इस चैप्टर को कल हर हाल में समाप्त करना है हमें। मैं इस चैप्टर को अब हर हाल में कल समाप्त करना है, पूरा चैप्टर पढ़ कर आइए। क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो भाई प्रयास करिए कि पूरा पढ़ कर आइए, और तब सही रहेगा एक बार बताने में।